Hello, viewers. Myself, Dr. Harsha Pamnani, and I am consultant endocrinologist practicing at Bhopal. Endocrinologist means diabetes, thyroid, and hormonal super specialist. Today, on this Saturday of every month, 4:30 to 5:30, the program is run by Endocrine Society of India and it is supported by USV for public awareness program. And every month one topic is chosen, and in this month the topic is pituitary. So today we will be discussing about treatment of pituitary disorders. Earlier sessions have been conducted like the basics of pituitary, like the what are the pituitary disorders, and now for today's session we will be discussing regarding treatment of pituitary disorders. तो आज हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से 4 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जुड़े हैं जो आपसे बात करेंगे ट्रीटमेंट पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशु रस्तोगी सर का वेलकम करना चाहूँगी। सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं PGIMER चंडीगढ़ में। सर के बहुत सारे पेपर्स हैं, सर का कीन इंटरेस्ट है नए लर्निंग्स में और सर बहुत ही स्टूडेंट एंड पेशेंट फ्रेंडली हैं। आई वेलकम यू सर फॉर दिस। थैंक यू डॉक्टर। सेकेंड पैनलिस्ट जो हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा। डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में। आई वेलकम यू सर। Thank you and good evening to you, Harsha and Ashu sir. थर्ड पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मिताली देसाई जो कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो अहमदाबाद में प्रैक्टिसिंग है और वो नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। तो वेलकम है डॉक्टर मिताली आपका भी। और हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं जो डॉक्टर अरुण पांडे हैं, वो भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। आई वेलकम यू सर। थैंक यू हर्षा। हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आशु रस्तोगी सर से करना चाहूँगी। वो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सर आखिर ये पिट्यूटरी है क्या और हमारे कॉमन प्रैक्टिस में कौन-कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पिट्यूटरी से रिलेटेड हैं जो आम आदमी हमारे पास लेके आते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हर्षा, बिकॉज आम लोगों को इस पिट्यूटरी एक हमारा ऑर्गन के बारे में पता ही नहीं है कि ये मनुष्य के शरीर में होती है। और ये बहुत पुरान काल से भी माना जाता है कि ये एक मास्टर ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल बीच में पाई जाती है, लाइक हेयर, आई वुड पॉइंट आउट हेयर। और ये एक मटर के दाने के बराबर ग्लैंड है, पर ये पूरे शरीर को कंट्रोल करती है क्योंकि इसके अंदर ऐसे 5 सेल्स होते हैं जिनको हमारी भाषा में बोलते हैं सोमेटोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स, लैक्टोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स। और ये सेल्स ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनकी कमी से या जिनके ज़्यादा होने से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम सोमेटोट्रॉफ बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ग्रोथ हार्मोन ये आम भाषा में एक शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो मनुष्य बहुत छोटा हो सकता है कद में, और अगर मान लीजिए हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। और लंबे के अलावा उनके अंदर बहुत सारी और विकार भी होते हैं जिनको हम एक्रोमेगली के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर एक और हार्मोन है जैसे ACTH जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इसके ज़्यादा होने से महिलाओं में बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि महीना ना आने की पॉसिबिलिटी है, या हड्डियाँ टूटने की संभावना है, या हमारी मांसपेशियाँ भी खराब हो जाती हैं, जिसको हमारी भाषा में क्रशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ये कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जो इतने अनकॉमन नहीं है। पहले लोगों को पता नहीं था, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। पर अब जैसे-जैसे इसके बारे में ज्ञान हो रहा है तो ये काफ़ी कॉमनली मिल जाते हैं, और ये मरीज़ कई बार इधर-उधर भटकते रहते हैं पर डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये मास्टर ग्लैंड जो कि हमारे मस्तिष्क के बीच में है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत छोटी सी ग्लैंड है, मटर के दाने के बराबर, जैसे मैंने बताया। ये हार्डली 1 सेंटीमीटर से भी छोटी होती है, और इसका ब्लड फ्लो इसमें इतना ज़्यादा होता है कि ज़रा सा भी ब्लड फ्लो अगर कम हो गया तो ये ग्लैंड एकदम से खराब हो जाती है। जैसे कि कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हमारी
हमें शयन सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ग्लैंड खराब हो जाती है और सारे हार्मोन्स एक ही बार में धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज में कई सारी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे एंडोक्रिनोलॉजी की भी मास्टर ग्लैंड है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। आपने बहुत ही आम भाषा में और बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें ये बताया कि हमारे बॉडी में पिट्यूटरी का क्या इम्पोर्टेंस है और इसके ज़्यादा या कम काम करने से क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो अ, हमारे पास जैसा कि सर ने बोला कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चे छोटे रह जाते हैं। तो अक्सर हमारी ओपीडी में पेरेंट्स बच्चे को लाते हैं कि इसका हाइट नहीं बढ़ रही। तो बच्चे अपने स्कूल में लाइन में सबसे आगे खड़े रहते हैं। इसके जो साथ में बच्चे खेलते हैं वो इनसे बड़े हैं, इसके कज़िन्स इससे बड़े हो गए हैं। तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जो एक शॉर्ट स्टेचर या छोटे कद का एक कारण हो सकता है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे बच्चा ठीक से खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसको कोई थायरॉइड या कॉर्टिसोल या और तो कोई चीज़ें नहीं हैं, सीडीजीपी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें रूल आउट करना पड़ता है ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी बच्चे में कहने से पहले। और ये जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, ये खाली बच्चे में ही नहीं मिलती, बल्कि जैसे-जैसे स्टडीज़ आती जा रही हैं, हमें एडल्ट्स में भी देखने को मिलती है। जैसे कि थकान लगना, मूड ठीक नहीं रहना, बहुत सारी चीज़ें, एडल्ट्स में भी मोटापा बढ़ना और हार्ट की बीमारियाँ भी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से एडल्ट्स में कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर अरुण सर से है कि जो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, उसका इलाज बच्चे और बड़ों में आखिर क्या है और ये कैसे करते हैं? सो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा डॉक्टर हर्षा। जैसे कि डॉक्टर आशु रस्तोगी ने कहा कि सोमैटोट्रॉफ एक महत्वपूर्ण सेल्स होते हैं हमारे पिट्यूटरी में जो ग्रोथ हार्मोन तैयार करते हैं, और इनके कम तैयार होने से जो है ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। ऐसा अक्सर जो हम लोग चाहते हैं कि इस बीमारी को जल्दी से पकड़ सके, और ऐसा जैसे कि डॉक्टर हर्षा आपने कहा कि ऐसे बच्चे अक्सर ये दिक्कत लेके आते हैं कि क्लास में जब हम प्रेयर के लिए या प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं तो सबसे आगे खड़े होते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है कि जो है लोगों को पता चले कि कहीं ग्रोथ हार्मोन की कमी तो नहीं है, या किसी भी कारण से हमको ऐसा लगता है कि हमारा कद छोटा है, परिवार में और भी बच्चे हैं और उनके तुलना में अगर हाइट धीमे से बढ़ रही है और उनके हम उम्र वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वो बच्चा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी कहेंगे। कई बार एक इम्पॉर्टेंट मैं मैसेज और देना चाहूँगा, कई बार लोग जाके लैब्स में आजकल जो आसानी से उपलब्ध हो वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन टेस्ट कर लेते हैं, पर यह ग्रोथ हार्मोन का बहुत कम मायने होता है, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से कर पाना बड़ा मुश्किल है। ग्रोथ हार्मोन को अगर हमको टेस्ट करना है उसके पहले हमें बहुत सारा टेस्ट कर देना चाहिए, जिससे पहले हमें पता चल जाए कि कोई आम बीमारी जिसकी वजह से कद छोटा हो सकता है वो बीमारी तो नहीं है, ये पता कर ले। जब जब वो सब टेस्ट नेगेटिव आता है, उनमें कुछ नहीं दिखाई देता, तब हम लोग ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग करते हैं। ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको अक्सर हम लोग अस्पताल में भर्ती करके खाली पेट कुछ दवाई देने से पहले ग्रोथ हार्मोन टेस्ट करते हैं, उसके बाद हर 30-30 मिनट पे 5 बार सैंपल टेस्ट करते हैं। जब इस तरह से ग्रोथ हार्मोन टेस्ट होता है तो उसका अर्थ निकालना, उसका इंटरप्रिटेशन करना आसान है और उसका कुछ मीनिंग निकाल के हम आगे ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। पर यदि हम ये ना करके डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन करते हैं तो वो कई बार वेस्टेज ऑफ मनी होता है। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं अपने श्रोताओं को देना चाहूँगा कि ऐसे जाके ओवर द काउंटर या जाके ग्रोथ हार्मोन टेस्ट ना करें। अपने पास में एंडोक्रोलॉजिस्ट से मिले, उनसे कद के बारे में पूछे कि कद कम आ रहा है, वो आपका हाइट वेट लेके ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करेंगे। पहले कुछ और टेस्ट करेंगे, अगर उन सब नेगेटिव आया तब जाके ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग करेंगे। ग्रोथ हार्मोन के लिए बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है, अगर उसकी कमी हो तो हम अक्सर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देते हैं। ये अक्सर रात में सोते वक्त दिया जाता है, और अब अब तो नए ग्रोथ हार्मोन भी उपलब्ध हुए जिनको हम लोग जो है सप्ताह में एक बार दे सकते हैं। तो ग्रोथ, अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ तो किसी कारण से ग्रोथ हार्मोन की कमी अगर पिट्यूटरी लेवल पे हो रही है तो
ऐसे बच्चों में अक्सर छोटा कद होता है और इसके लिए जो है पहले कुछ रूटीन टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग किया जाता है और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन से इसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है और लोगों की हाइट एकदम नियर नॉर्मल या थोड़ा बहुत नॉर्मल से कम हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू अरुण सर। सो ये श्रोताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो अपने नियर बाय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें। इसके टेस्ट का प्रॉपर प्रोटोकॉल है और क्या टेस्ट करानी है ये इम्पोर्टेंट है। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी में ग्रोथ हार्मोन नहीं कराते, जैसे कि सर ने बताया। एक अलग सा टेस्ट होता है जो खाली पेट IGF-1 बोल के होता है, वो कराते। और इसका भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में हर 20-20 मिनट में कैसे सैंपल्स लेना है, कैसे एडमिट करना है और हर दिन इंजेक्शन लगाना है, रात में लगाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था। तो चलते हैं दूसरे हार्मोन्स की तरफ। ग्रोथ हार्मोन के अलावा जैसे कि आशु सर ने बताया कि और भी हार्मोन्स हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं। तो अगर किसी को मल्टीपल हार्मोन डेफिशिएंसी है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, कॉर्टिसोल और भी 6 हार्मोन्स की अलग-अलग डेफिशिएंसी है, तो ऐसा कोई अगर ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आता है जिसको मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए नेक्स्ट सवाल डॉक्टर शिवेंद्र सर से। सर, इसके लिए क्या करना है और पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर वो बीमार है, तो इसके लिए उसको स्पेशली क्या ध्यान में रखना चाहिए? धन्यवाद डॉक्टर हर्षा, आपने बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि मल्टीपल हार्मोन डेफिशिएंसी, जैसा आशु सर ने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे सेल्स होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि में जो ग्रोथ हार्मोन स आवाज़ नहीं आ रही। शिवेंद्र सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। No, we cannot hear you, Shiv. am I audible now? यस। Yeah. तो सर नहीं आ रही। म्यूटेड है। हेलो। हाँ, अब आ रही है सर। ओके। जैसा आपने अभी पूछा कि मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट क्या है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी यानी पिट्यूटरी ग्रंथि में जो कई तरह के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अगर कई तरह के हार्मोन्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि अभी डिस्कस हुआ ग्रोथ हार्मोन, इसी तरह से हमारे सेक्स हार्मोन्स, महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाना। इसके अलावा थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए भी TSH हार्मोन जो बनता है, या कॉर्टिसोल, जो ये कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल हार्मोन है, वो कॉर्टिकोट्रॉप के द्वारा बनाया जाता है। इसके साथ एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि भी होती है जो कि हमारे शरीर में सोडियम और पानी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को एक नहीं कई हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है और ये बच्चों में भी हो सकती है और वयस्कों में नए तौर पे भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, महिलाओं में एक सिंड्रोम, शीहान सिंड्रोम बहुत कॉमन होता है जो कि बहुत ही अनडायग्नोज रह जाता है। कई महिलाएं आती हैं जिनको अचानक पीरियड्स बंद हो जाते हैं, स्पेशली जब वो
बच्चे के जन्म के बाद, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि में खून का अचानक प्रवाह रुक जाता है, जैसे आशु सर ने कुछ समय पहले बताया था। ऐसी महिलाएं वर्षों तक अनडायग्नोज रह जाती हैं और वो लगातार सिम्टम्स उनको आते रहते हैं, बीच बीच में उल्टी आना, कमजोरी, वेट लॉस, इस तरह के सिम्टम्स बने रहते हैं जो कि पकड़ में नहीं आते। कई बार अगर आप उनके सोडियम लेवल्स चेक करेंगे तो लो सोडियम के साथ ऐसे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं और ये इग्नोर कर दिया जाता है। कई बार नमक का पानी चढ़ा के नॉर्मल सेलाइन या 3% सेलाइन नमक पानी चढ़ा के उनको बार बार घर भेज दिया जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं बच्चों में अगर ये सिम्टम्स होंगे तो क्लासिकल, जैसे कि डॉक्टर अरुण ने डिस्कस किया, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के साथ साथ उनमें थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है या कॉर्टिसोल की कमी हो सकती है, और उनमें किशोरावस्था की जो साइंस आने चाहिए वो देर से आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब सबसे पहले उनको पहचानना और उनकी डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपने भी बताया था कि पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होते हैं हर एंडोक्राइन डिजीज़ में, हमेशा कब टेस्ट कराना है, किसी टेस्ट को खाली पेट, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल टेस्ट एकदम खाली पेट 8 साढ़े 8 बजे में सैंपल चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार ग्रोथ हार्मोन के लिए IGF-1 लेवल्स कराने के बाद ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के साथ एक के बाद एक इन हार्मोन्स की जांच करनी होती है। उसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट की, जो आपने पूछा। तो ट्रीटमेंट भी, क्योंकि 4 हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, और अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ले लें तो एक हमारा वेसोप्रेसिन हार्मोन है, उसके लिए अगर वैसी समस्या है तो उसको हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं। तो इन 4 हार्मोन्स का रिप्लेसमेंट जनरली ज़रूरी होता है अगर ये जल्दी एज में आते हैं। वयस्कों में होता है तो इन 4 में से हम 2 हार्मोन्स को क्रिटिकल मान सकते हैं। एक कॉर्टिसोल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा थायराइड हार्मोन्स। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन पेशेंट्स में ज़रूरी होगा। जैसा आपने बताया, बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए मोटापा आ जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो, तो मसल वीकनेस हो सकती है, और साथ में सेक्स हार्मोन्स को भी हमें देना पड़ सकता है। अगर वो बच्चे हों या बड़े, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ सकती है, या हम गोनाडोट्रोपिन्स यानी वही हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं उनको भी दिया जा सकता है। वहीं महिलाओं में अगर माहवारी की समस्या आ रही है या उनमें प्यूबर्टी के साइंस या किशोरावस्था के साइंस नहीं आ रहे हैं, तो हमें बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देना पड़ सकता है। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न था, जिसमें आपने पूछा था कि क्या प्रिकॉशन चाहिए, तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि एक बार अगर पेशेंट पिट्यूटरी हार्मोन मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी के डायग्नोस हो जाते हैं, तो अपनी सारी दवाइयों को जैसा उनको बताया गया है बिल्कुल नियमानुसार लेना चाहिए, और उनको समय समय पर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन दवाइयों में हमें ऊपर नीचे करना, ये भी समय समय पर होने वाले टेस्ट पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल हार्मोन, जैसा मैंने बोला था, कॉर्टिसोल है, उसकी कमी कभी भी हमें नहीं होने देनी चाहिए। और ये हार्मोन क्रिटिकल इसलिए भी है क्योंकि कभी भी अगर हमारे शरीर में बीमारी, बुखार या कोई स्ट्रेस होगा, तो इस हार्मोन को हमें अधिक मात्रा में देना पड़ सकता है। तो ऐसे मरीजों के लिए स्टेरॉइड ब्रेसलेट कार्ड्स या स्पेशल कार्ड्स हम बना सकते हैं। उनको और उनके घर वालों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन अपने साथ रखें, और कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें पेशेंट्स को बीमारी लगे, वीकनेस, और या वो कभी बेहोश पाए जाते हैं, तो तुरंत ये इंजेक्शन दिया जाए। तो ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी के पेशेंट्स में। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से ये समझाया कि पिट्यूटरी हार्मोन डिफिशियंसी वाले मरीज को क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और इतना इम्पोर्टेंट रोल्स है हमारे बॉडी में हार्मोन्स का कि इसके बिना सर्वाइवल भी मुश्किल है। तो जो पेशेंट्स को पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी है, वो टाइम टू टाइम अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहें। अभी तो हमने बात की कि बॉडी में हार्मोन्स की कमी से क्या-क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे तरफ, अगर बॉडी में हार्मोन्स का एक्सेस हो, ज़्यादा हो, तो क्या होता है? जैसे कि सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे थे, तो बॉडी में अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा है बॉडी में, तो हमारे पास मरीज आते हैं जो बोलते हैं हमारे हाथ का साइज़ बढ़ रहा, हमारे जूते का नंबर बढ़ने लग गया, चेहरा पहले जैसा नहीं था। वो विभिन्न बीमारियों के साथ
अलग अलग डिपार्टमेंट में घूमते रहते हैं। तो जैसे उनको एक्रोमेगेली जैसी बताई गई कि ये हार्मोनल समस्या है जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर मिताली से है कि एक्रोमेगेली के लिए हमारे पेशेंट्स के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? या डॉक्टर हर्षा, जैसे आपने बताया, एक्रोमेगाली एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस मात्रा है, मतलब कि बच्चों, ये हो सकता है बच्चों में हो, ये हो सकता है एडल्ट्स में हो, जो भी उम्र में हो, उस उम्र में जितना ग्रोथ हार्मोन बेसिकली होना चाहिए उसकी मात्रा उस उम्र के हिसाब से ज्यादा हो, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि अगर बच्चों में है, आपने बताया हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है, और अगर एडल्ट्स में होता है तो हाथ पैर का साइज बढ़ना, फेशियल फीचर्स चेंज होना, ये सारी चीजें हो सकती है। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि ये मरीज का डायग्नोस होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। ये अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं एंड अल्टीमेटली डायग्नोसिस डिले हो जाता है। जैसे हमने बात किया कि पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी का, हर हार्मोन की डेफिशिएंसी एस्टैब्लिश करने का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, वैसे ही ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस शरीर में है, ये चीज हमें कंफर्म करने का भी एक अलग प्रोटोकॉल होता है। उसकी बात आज हम नहीं करेंगे, बट एक बार हमारा डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है कि ग्रोथ हार्मोन का शरीर में होने ज्यादा मात्रा है, तो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि ये पिट्यूटरी का ट्यूमर की वजह से होता है। जैसे डॉक्टर आशु सर ने बताया था शुरू में ही कि अपने पिट्यूटरी में सोमेटोट्रोफ करके एक सेल कोशिकाएं होती है कि जहां से ग्रोथ हार्मोन बनता है, उसकी अगर कोई ट्यूमर बन जाती है, ज्यादातर ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, तो ऐसी ट्यूमर की वजह से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनता है। एंड ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली प्लस IGF-1 हार्मोन, जो एक अलग तरह का हार्मोन है, उसके थ्रू उसका इम्पैक्ट आता है। तो बेसिकली एक्रोमेगाली के पेशेंट्स में, बिकॉज इट इज, क्योंकि वो पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से है, ट्यूमर का निकालना वही एक मेन उसका ट्रीटमेंट है। So first option is surgical removal of the tumor। मतलब यूजुअली पिट्यूटरी का ट्यूमर का सर्जरी नोज के रास्ते होता है, और वो ज्यादातर केसेस में एक्सपीरियंस पिट्यूटरी सर्जन के पास करवाना चाहिए। और ज्यादातर केसेस में, एक्रोमेगाली के केसेस में, ये पिट्यूटरी का ट्यूमर बड़े साइज का होता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैक्रोएडिनोमास कहते हैं। तो कई सारे केसेस में हो सकता है कि वो पिट्यूटरी का ट्यूमर आप पूरा ना भी निकाल पाओ, तो उस केसेस में थोड़ा भी अगर आप निकाल पाते हो तो बाद में दवाइयों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर। तो उसकी वजह से दो चीज होती है, एक तो होता है कि ग्रोथ हार्मोन का मात्रा कम हो जाता है शरीर में, प्लस अगर ट्यूमर आजू बाजू के हिस्सों को अगर उसमें प्रेशर ला रही है, जैसे कि कई बार वो पिट्यूटरी का ट्यूमर की वजह से विजन इम्पैक्ट होता है, तो वो विजन भी इम्प्रूव हो सकता है अगर इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हुआ तो फर्स्ट स्टेज इज सर्जरी। अगर हमने सर्जरी किया उसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस परसिस्ट करता है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप दवाइयों से उसका इलाज करें। दवाइयों में अभी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट इज सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स। वो एक खास प्रकार का दवाइयां होती है कि जिसमें मंथली इंजेक्शन के फॉर्म्स में देने का होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि गोली के रूप में हम दें। बेसिकली ये दवाइयों का जो भी मैनेजमेंट है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करते हैं, प्लस अगर दवाई, और ये दवाइयां लंबे टाइम तक कंटिन्यू करनी पड़ती है, और उसका एक्सपेंस भी, इट इज अ कॉस्टली ड्रग। तो अगर बहुत सारे पेशेंट्स वो लंबे टाइम तक नहीं ले पाते, तो यूजुअली हम जो रेसिड्यूअल, जो बचा हुआ ट्यूमर है, उसको रेडियोथेरेपी से गलाने का कोशिश करते हैं, कि जिससे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट्स को दवाइयां ना लेनी पड़े। तो बेसिकली रेडियोथेरेपी से का रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, और जब तक रिस्पॉन्स आता है तब तक हम दवाइयों से ग्रोथ हार्मोन का लेवल्स को कंट्रोल में करने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एक्रोमेगाली के लिए सर्जरी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। कई सारे पेशेंट्स में अगर सर्जरी हम कोई कारण से नहीं कर सकते, तो उसमें डायरेक्टली मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो कैन बी गिवन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज रेडियोथेरेपी। थैंक यू डॉक्टर मिताली।
आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे श्रोताओं को ये बताया कि क्या 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और इसके लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही बेस्ट डॉक्टर हैं जिससे आप सलाह ले सकते हैं। आपकी एज, आपके ट्यूमर का साइज़, आपके एक्सपेंसेस सबको देख के आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन से ही पता चलता है। तो बढ़ते हैं अगली बीमारी के तरफ जो कि है कुशिंग डिजीज़, जिसमें हमारे शरीर का जो कॉर्टिसोल नामक हार्मोन है, वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास एकदम उनका वेट बढ़ता है, चेहरा फूला रहता है, शरीर में बहुत निशान, अचानक से चोट लग जाती जिससे मतलब घाव हो जाता, नीले निशान पड़ जाते, स्ट्राया हो जाते, बहुत सारी फीचर्स हैं उसके जिसको हमें क्लिनिकली देख के भी समझ आता है कि ये बीमारी है और उसके लिए स्पेशल फिर टेस्ट करने पड़ते हैं। तो आखिर फिर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर आशु सर से है कि सर जो कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स, कुशिंग डिजीज़ के स्पेशली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास? वर्षा, कुशिंग्स वाकई एक मुश्किल बीमारी है। ये मरीज के लिए भी मुश्किल है और ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के लिए भी मुश्किल है। और ये सब लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और उनकी एक पूरी टीम, जिसके अंदर एक सर्जन भी होगा जो कि जिसे हम पिट्यूटरी सर्जन बोलते हैं, साथ में टीम में एक रेडियोथेरेपिस्ट भी होगा और साथ में और बहुत तरह के डॉक्टर्स होंगे, वही इसका इलाज कर पाएंगे। तो इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर्षा ने बताया, इसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे कि महिलाओं में माहवारी की नियमितता खराब होना, या एकदम से वजन बढ़ना शुरू हो जाना, या हड्डियां टूट जाना, या शुगर हो जाना। एक बहुत यंग महिला जिसको 20-22 साल की महिला जिसको शुगर हो जाए और शुगर कंट्रोल में ना आए, और बार बार इन्फेक्शन होना, या मूड चेंज होना। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत डिप्रेशन होने लगता है और परिवार वाले समझ नहीं पाते कि ये क्या है। ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इस बीमारी में हो सकते हैं। पर इसमें जांच करना, वो भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कोर्टिसोल हमारे शरीर का एक ऐसा हार्मोन है जो घड़ी की सुई के हिसाब से हमारे शरीर से और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो हमको इस कुशिंग्स को डायग्नोज करने से पहले बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं और जिनकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जब हम डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ, हमारे शरीर में जो ACTH नाम का हार्मोन, जो कि कॉर्टिकोट्रॉफ नाम के सेल जो पिट्यूटरी में होता है, वहाँ से रिलीज होता है, और वो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड, हमारे किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, वहाँ से वो कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। जब हमने पता कर लिया कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तब हमें ये जानना होता है कि इसका कारण क्या है। तो 80% मरीजों में इसका कारण पिट्यूटरी ग्लैंड में ही होता है, क्योंकि ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और ये ज़्यादातर ये बहुत छोटे ट्यूमर होते हैं जिनको MRI से ही पता किया जा सकता है, और MRI में भी करीब 20% मरीजों में ये कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, और इसके लिए हमें फिर और आगे टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे कि हम ये जान पाएँ ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन एड्रेनल ग्लैंड से हो रहा है, पर कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट करने के लिए ग्लैंड और ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इनका इलाज नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। MRI है, उसके बाद कुछ स्पेशलिस्ट सेंटर्स में IPSS नाम का एक टेस्ट होता है जो ये बताता है कि ये ACTH हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है या पिट्यूटरी ग्लैंड के बाहर कोई और ट्यूमर है, वो भी कभी कभी ACTH बनाते हैं, वहाँ से भी निकल सकता है। जब हम ये जान लेते हैं कि ये ट्यूमर ही है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में है, जो ज़्यादा ACTH बना रहा है और जो ये कशिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी कर रहा है, तब सर्जरी ही प्राथमिक इलाज है। पर सर्जरी एक्सपीरियंस हैंड्स के थ्रू ही होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि इवन एक्सपीरियंस हैंड्स भी जब इसकी सर्जरी करते हैं तो सिर्फ 50 से 60% मरीज ही इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बाकी मरीजों में जो जिनका पूरी तरीके से ट्यूमर नहीं निकाल पाते हैं, तब हमें उनको दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, और वो दवाइयाँ, इसको हमारी भाषा में कीटोकोनाजोल बोलते हैं। ये दवाई दिन में 2 से 3 बार लेनी पड़ती है, और वो दवाई काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती है। हालांकि कुछ रिसेंट और कुछ नई दवाइयाँ आ गई हैं अब, इनको भी कशिंग सिंड्रोम में दिया जाता है, पर वो अभी बहुत महंगी हैं और बहुत कुछ ही सेंटर्स में उपलब्ध हैं। और तीसरी जो थेरेपी इसमें दी जाती है, जब हम दवाई भी दे रहे हैं, हमने सर्जरी भी कर ली, परंतु फिर भी मरीज
ठीक से सही नहीं हुआ है, तब हम उन्हें रेडियोथेरेपी भी देते हैं। और रेडियोथेरेपी यानी सिकाई, आम भाषा में जैसे सिकाई बोलते हैं, जो हाई एनर्जी बीम्स होती हैं जो सिर्फ ट्यूमर की तरफ हम डालते हैं, जिससे कि ट्यूमर के सेल जल जाते हैं, हमारी आपकी भाषा में जल जाते हैं, और जो उनके सेल्स डेड हो जाते हैं, और जिसे गामा नाइफ भी बोलते हैं। और गामा नाइफ भी कुछ ही सेंटर्स में उपलब्ध है, पर ये बहुत ही कारगर साबित होती है कशिंग सिंड्रोम के लिए। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर कशिंग सिंड्रोम के किसी को भी सिम्टम्स हैं तो अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। काफ़ी सारे टेस्ट होंगे जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही कर पाएंगे, उसके बाद एमआरआई होगा, और जब हमें ट्यूमर पता चलेगा तो एक ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड पिट्यूटरी सर्जन ही उसका इलाज कर पाएंगे और इस बीमारी से निजात दे पाएंगे। थैंक यू सर, आपने बड़े ही विस्तार पूर्वक और आसानी से समझाया कि कुशिंग डिजीज़ के लिए पेशेंट्स को क्या जानना है, कि उनको धैर्य रखें कि इसके टेस्ट्स बहुत डिफ़िकल्ट बीमारी है, तो हमें बहुत सारी टेस्ट करानी पड़ती हैं। तो आपके डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो आपको प्रॉपर टेस्ट टाइमिंग का इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर प्रोटोकॉल से आपके एक के बाद एक टेस्ट होते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सो इसका जो ट्रीटमेंट है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ये जो इसके टेस्ट्स हैं ये भी हर सेंटर पे ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉपर टाइमिंग्स, प्रॉपर टेस्ट्स और फिर ट्रीटमेंट का अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही डिसाइड करें। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्मोन के तरफ। हमने ग्रोथ हार्मोन जान लिया, हमने कॉर्टिसोल के बारे में जाना, तो अब नेक्स्ट हार्मोन हमारे बॉडी का है जो प्रोलैक्टिन। तो आखिर जैसे ये प्रोलैक्टिन, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ये रिपोर्ट लेके आते हैं कि उनके प्रोलैक्टिन का वैल्यूज़ बढ़ा है। तो अगर फीमेल्स हैं तो उसको पीरियड्स की गड़बड़ी होती है, या फिर गैलेक्टोरिया वर्ड जो हम बोलते हैं कि अनियमित टाइम पे ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना, इस तरह की कंप्लेंट से किसी डॉक्टर ने उसकी प्रोलैक्टिन लेवल्स कराया और बढ़ा निकला। मेल्स में अगर उनका शेविंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, या उनके मीन्स हेडेक हो, या आँख से देखने में कुछ दिक्कतें हैं, मतलब किसी कारणवश किसी डॉक्टर ने अगर प्रोलैक्टिन कराया और वो बढ़ा निकला, तो आम आदमी को क्या जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? तो हमारा नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर अरुण से। सर, आप प्लीज़ बताएँ कि बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ने से के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम देखेंगे तो पिट्यूटरी की बीमारी में प्रोलैक्टिन बढ़े होना एक सबसे आम हुआ है। जितने भी बीमारी में अगर हम इकट्ठा ले लें तो उसमें प्रोलैक्टिन के बढ़े होने का बीमारी ये बहुत आम होता है। पर कई बार यह टेस्ट सही तरीके से नहीं हुआ होता है और रिपोर्ट बढ़ा हुआ होता है, और अननेसेसरी पेशेंट्स के दिमाग में ये स्ट्रेस डालता है। तो जैसे प्रोलैक्टिन जब भी टेस्ट करें तो ये ध्यान दें कि कोई गैस की गोली या कुछ दवाइयाँ जैसे जिसमें DSR लिखा होता है, अगर उसको लेते हुए कई बार जब टेस्ट होता है प्रोलैक्टिन बढ़ा आता है, और फिर कई बार अननेसेसरी उसके लिए कभी कभी दवाई भी चल जाती है, और अननेसेसरी बेचारा जो है जिस व्यक्ति का टेस्ट हुआ है वो परेशान रहता है, अरे मुझे क्या बीमारी हो गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम टेस्ट करें प्रोलैक्टिन को, कई दवाइयाँ जो है इस हार्मोन को बढ़ा सकती है। तो अक्सर तो प्रैक्टिस में ये देखा जाता है कि जो लोग दवाई खा के गलती से प्रोलैक्टिन टेस्ट कर लिए हैं, उनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ आया है, वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होगा जो प्रोलैक्टिन बढ़ के हार्मोन बढ़ के आते हैं जो व्यक्ति क्लिनिक पे। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि जो है पिट्यूटरी में अगर कोई गांठ है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा तैयार कर रहा है, तो इसके कारण जो है ये सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर हर्षा ने बहुत बखूबी कहा कि जो है उन लोगों को माहवारी में दिक्कत हो सकती है, और उनके शेविंग फ्रीक्वेंसी कम हो सकता है, स्तन से दूध जैसा निकल सकता है। तो यह सब लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट होना चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन टेस्ट करते वक्त ध्यान दें कि हम बहुत गैर ज़रूरी दवाइयाँ ना लेते हो, खासकर गैस की दवाई या एसिडिटी की दवाई। इनसे ये हार्मोन बहुत आसानी से बढ़ जाता है और अननेसेसरी स्ट्रेस आपको देगा। तो जब भी टेस्ट करने जा रहे हैं तो इन दवाइयों को कम से कम 48 घंटे से लेकर 72 घंटे पहले बंद कर ले। और भी एक चीज़ है कि जो है
कोई निप्पल स्टिमुलेशन भी नहीं हुआ ना चाहिए पिछले 1-2 दिन में। अक्सर कई बार हम अपने पेशेंट को कोई संबंध ना हुआ हो आपस में तब इस टेस्ट को कराएं, नहीं तो कभी-कभी फॉल्सली यह रिपोर्ट हाई आ सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज बोलेंगे ड्रग्स, उसके बाद गांठ। इसका बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे कि अभी हमने सुना एक्रोमेगाली और कुशिंग सिंड्रोम, जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा तैयार हो रहा है या कॉर्टिसोल हार्मोन, इनमें सर्जरी या रेडियोथेरेपी ऐसे चीज़ें करने की ज़रूरत है। पर प्रोलैक्टिनोमा एक ऐसा बीमारी है जिसका दवाई से बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट दवाई से इनका गांठ गल सकता है और एकदम यह गांठ पूरी तरह ठीक हो सकता है। बहुत कम लोग होंगे जिनमें हमें सर्जरी या आगे कुछ करने की आवश्यकता होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है हम जांच ध्यान से करें और दवाइयों से इसका इलाज बहुत अच्छे तरीका से संभव है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अरुण, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया हमारे श्रोताओं को कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोलैक्टिन का टेस्ट किस टाइम किया गया, क्या-क्या कारण हैं। बहुत सिंपल कारण होते हैं प्रोलैक्टिन बढ़ने के, जो उस कारण को ठीक करके वो टेस्ट नॉर्मल हो जाते। तो हमारे श्रोता अननेसेसरी टेस्ट के कॉस्ट से बच सकते हैं, जैसे कि एमआरआई और ये सब। दूसरा है ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है कि कोई गांठ अगर निकल गई तो कोई डॉक्टर ऐसे ही उसकी सर्जरी ना करे, इसके लिए वो स्पेशली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि प्रोलैक्टिन वाली गांठ के लिए दवाई अच्छा काम करती है। सर्जरी 2-3 इंडिकेशंस होते हैं, वो देखना होता है कि आँख की नस नहीं दब रही, आँख में देखने में दिक्कत नहीं है, और एक आध चीज़ देख के ही डिसाइड करनी होती है। तो अगर आपका किसी का भी प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो आप अपने नियर बाय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे डिस्कस करें कि इसके क्या टेस्ट्स हैं और क्या ट्रीटमेंट है। सो अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टर शिवेंद्र से। सर की जैसा बताया कि प्रोलैक्टिन बढ़ने का रीज़न एक गांठ भी हो सकती है। तो जनरली जो पिट्यूटरी एडिनोमा या फिर जो पिट्यूटरी की गांठ हम बोलते हैं, उसके लिए हमें सर्जरी कब-कब करनी चाहिए? कोई भी पिट्यूटरी गांठ है, उसके लिए हम पेशेंट को कब सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं? हर्षा, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा कि पिट्यूटरी एडिनोमा यानी पिट्यूटरी में गांठ है तो कब सर्जरी करनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये भी है कि हर गांठ में सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पाया गया है कि यदि रैंडमली हम एमआरआई कराएं पेशेंट्स का तो कम से कम 20% लोगों में पिट्यूटरी ग्रंथि में गांठ मिल सकती है, जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये 20% लोगों में ऐसे भी मिल सकती है छोटी सी गांठ, जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। और कई बार एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास हमारे पास पेशेंट्स के रेफरल भी इसीलिए आते हैं कि एमआरआई तो किसी और वजह से कराया गया था, पर एक छोटी सी गांठ मिल गई जिसकी वजह से आपको उस पेशेंट को देखना है। और अगर पूरा इवैल्यूएशन नॉर्मल रहता है तो कई बार या ज़्यादातर समय उस पेशेंट में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर ऑटोप्सी हम करें, मतलब कि एक स्टडी ये भी थी कि जिसमें अगर हर मृत व्यक्ति की ऑटोप्सी करें और पिट्यूटरी ग्रंथि देखें तो कम से कम 40% लोगों में एक छोटी गांठ पाई जा सकती है। तो पहला तो मैसेज ये है कि अगर पिट्यूटरी में कोई गांठ मिल गई है, अगर आपको डायग्नोज हुआ है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हर किसी को सर्जरी करनी होगी, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। तो हमें ये देखना होता है जब भी पिट्यूटरी में गांठ होती है कि वो हाइपर फंक्शनिंग है या वो नॉन फंक्शनिंग है। हाइपर फंक्शनिंग जैसे अगर उसको एक्रोमेगेली हो गया, कुशिंग सिंड्रोम या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, जो अपने पिछले 3 श्रोताओं ने, जो 3 स्पीकर्स ने ये डिस्क्राइब किया कि एक्सेस हार्मोन जब बन रहा है तो क्या ट्रीटमेंट है। तो इसमें एक्रोमेगेली और कुशिंग्स अगर डायग्नोज होता है तो फिर तो सर्जरी करनी ही करनी है आपको, भले ही वो गांठ छोटी हो या बड़ी हो, उसमें सर्जरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो जाती है। प्रोलैक्टिन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स में जैसा डॉक्टर अरुण ने कहा, उसमें मेडिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट बहुत सारे पेशेंट्स में पॉसिबल हो जाता है और सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर इसमें एक चौथे तरह की प्रॉब्लम पिट्यूटरी में होती है जिसको हम नॉन फंक्शनिंग कहते हैं, मतलब सिर्फ गांठ है पर पेशेंट को किसी भी तरह के एक्रोमेगेली यानी हाथ पैर बढ़ना, हाइट बढ़ना या उसमें डायबिटीज, माहवारी की दिक्कत, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बहुत रेयरली थायराइड टीएसएच सीक्रेटिंग एडिनोमा होता है जिसमें थायराइड हाइपरथायराइडिज्म होता है, बट वो आज हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है, यानी बस सिर्फ गांठ मिल गई है
और वो कोई हार्मोन एक्सेस में नहीं प्रोड्यूस करती है, तब हमें सर्जरी कब करनी है। तो उसमें हमें उन पेशेंट्स में ये देखना है कि उस बढ़ी हुई गांठ की वजह से दूसरे हार्मोन्स का डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर कोई गांठ बड़ी होती जाएगी पिट्यूटरी में और वो एक मटर के दाने के बराबर है, जैसा डॉक्टर आशु ने बताया, तो वो दूसरे हार्मोन्स की कमी कर सकती है। अगर ऐसा है तो, या वो गांठ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपने आसपास के नर्व्स को और बाकी स्ट्रक्चर्स, बाकी चीजों को दबाने लगती है, जैसे आंखों की रोशनी जाने लगती है, या इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने लगता है, आसपास वो लैटरली अगर बढ़ता है तो दूसरी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली उस एडिनोमा की सर्जरी, और हो सकता है उसमें रेडियोथेरेपी भी करनी पड़े। लेकिन जो ट्यूमर स्टेबल हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की फंक्शनिंग नहीं है, दूसरे पिट्यूटरी हार्मोन्स नॉर्मल है और वो किसी भी तरह का कंप्रेशन नहीं कर रहे हैं, उनको हम फॉलो अप पे रख सकते हैं। तो 100% ऐसे नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, जिनमें हम बार बार मरीज को 3 से 6 महीने के अंतराल पे देख सकते हैं, एमआरआई बराबर करा के देख सकते हैं, और वो स्टेबल डिजीज में है, उनको हम फॉलो अप पे भी रख सकते हैं। तो इंडिकेशन ऑफ सर्जरी आप ये कह सकते हैं, ज्यादातर केसेस जो हार्मोन ज्यादा बना रहे हो प्रोलैक्टिन छोड़ के, जिनमें दूसरे हार्मोन की डेफिशिएंसी यानी कमी हो रही हो, या वो ज्यादा साइज में बढ़ने के कारण आसपास के स्ट्रक्चर को दबाने लगे, तब सर्जरी का इंडिकेशन बनता है। थैंक यू डॉक्टर शिवेंद्र, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक ये बताया कि मरीज को खाली पिट्यूटरी ग्रंथि में गांठ देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्जरी कराना है या नहीं कराना है, और कराना है तो कब कराना है, इसके लिए आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए। तो सर्जरी अगर कराना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस्ड न्यूरोसर्जन का होना, जिसका बहुत बार स्किलफुल एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात किया। तो क्योंकि सर्जरी के बाद, जैसे ये बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन में हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, तो सर्जरी के बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर एक्सपीरियंस्ड सर्जन ने किया तो वो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर मिताली से कि अगर कोई मरीज अपने पिट्यूटरी ग्रंथि की सर्जरी कराता है तो उसको पोस्ट ऑप में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, और उसको आगे फॉलो अप कैसे करना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या चीज़ का अलग से ध्यान रखना चाहिए? ओके डॉक्टर हर्षा, जैसे डॉक्टर शिवेंद्र ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि कौन से पेशेंट्स में पिट्यूटरी सर्जरी जरूरी होती है। तो पिट्यूटरी सर्जरी डिसाइड करने से पहले हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हर हार्मोन का स्टेटस क्या है, कौन सा हार्मोन ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले ज्यादा है, कौन से हार्मोन्स की कमी है। जैसे कि थायराइड और स्टेरॉइड का, कॉर्टिसोल का हार्मोन अगर पहले से कम है तो हमें ऑपरेशन के दौरान ही, मतलब ऑपरेशन से पहले ही उसको नॉर्मलाइज करना जरूरी होता है। तो बेसिकली अगर हार्मोन्स की कमी है तो हमें रिप्लेस करना है ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के दौरान भी। ऑपरेशन के हो जाने के बाद डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा हार्मोन ज्यादा था, उस हिसाब से हमें टेस्टिंग करना रहता है। जैसे कि एग्जांपल है कि ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर था, अगर वो हमने निकाला तो ऑपरेशन के बाद हम देखना चाहते हैं कि वो हार्मोन जिसका लेवल ऑपरेशन से पहले ज्यादा था वो नॉर्मलाइज हो गया है कि नहीं। वैसे ही कॉर्टिसोल का अगर हम ट्यूमर निकालने जा रहे हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल ऑपरेशन के बाद कितना हो रहा है। सो हमें ऑपरेशन के बाद भी पूरा ही हार्मोनल इवैल्यूएशन करना रहता है। कई सारे हार्मोन हम इमीडिएटली चेक करते हैं ऑपरेशन के बाद, और कई सारे हार्मोन हम 2 to 3 मंथ्स के बाद टेस्ट करते हैं। वो सारा बेसिकली इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, सो वो सारा एक्सपर्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सलाह के अनुसार ही होना चाहिए। इसीलिए जैसे डॉक्टर हर्षा और डॉक्टर आशु ने बहुत अच्छे से बताया कि जहाँ पे भी ये पिट्यूटरी सर्जरी हो रही है वहां पे इट इज अ टीम वर्क। तो उसका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और अच्छे से पिट्यूटरी सर्जन होना बहुत ही जरूरी रहता है। प्लस एक चीज हो गई, ऑपरेशन के बाद पिट्यूटरी एडिनोमा सर्जरी के बाद कई बार वाटर का इम्बैलेंस हो सकता है। ज्यादातर पिट्यूटरी एडिनोमा ऑपरेशन से पहले
वाटर इम्बैलेंस नहीं करते, बेसिकली दे डोंट वो एडीएच का एक्सेस या डेफिशिएंसी नहीं करते, बट ऑपरेशन के बाद लेस देन 5% केसेस में टेम्पररी या परमानेंट डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हम एडीएच हार्मोन का डेफिशिएंसी बताते हैं, वो चीज हो सकती है कि जिसकी वजह से वाटर का इम्बैलेंस होता है और पेशेंट का सोडियम लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। और ये चीज को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की एडवाइस जरूरी रहती है। आपने पूछा कि लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लीकेशंस रहते हैं, डिपेंडिंग कि अगर माइक्रो एडिनोमा का सर्जरी हो रहा है तो ज्यादा हाइपोपिट्यूटरिज्म होने का चांसेस नहीं रहता, बट अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है तो बहुत सारे हार्मोन्स की ऑपरेशन के बाद कमी हो सकती है। तो बेसिकली हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी हर एक हार्मोन का एक्सेस प्लस डेफिशिएंसी चेक समयांतर पे चेक करना जरूरी रहता है। थैंक यू डॉक्टर मिताली। ये बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि हमें अगर किसी को पिट्यूटरी ग्रंथि की सर्जरी हुई है तो उसका कैसे फॉलो अप करना है। उनको अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से हर 3 महीने में एक बार या 6 मंथ्स में अगर सब स्टेबल है तो टाइम टू टाइम मिलना है, 3 से 6 महीने में ज़रूर मिलना है, ताकि अपने हार्मोन्स का स्टेटस जान सकें और कोई नई हार्मोन की कमी या एक्सेस तो नहीं हो रहा, अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवा सकें। अभी हमने ये जाना कि अगर पिट्यूटरी ग्रंथि में कोई गांठ है तो इसका इलाज सर्जरी तो एक ऑप्शन है जिसके लिए हमने डिस्कस किया। तो अगला है कि अगर दूसरा कि किसी को अगर सर्जरी नहीं, रेडिएशन के लिए कोई एडवाइस किया, तो आखिर ये रेडिएशन कब पिट्यूटरी एडिनोमा में करवाना चाहिए और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? तो इसके लिए मैं डॉक्टर आशु रस्तोगी सर से पूछना चाहूँगी। सर कृपया रेडिएशन वाले पार्ट पे आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ। रेडिएशन ज़्यादातर प्राथमिक कभी भी उपचार नहीं होता है किसी भी पिट्यूटरी ग्रंथि के ट्यूमर के लिए। यूजुअली ये दूसरा या तीसरा ऑप्शन होता है। ज़्यादातर तो सर्जरी से ही ट्यूमर को निकाला जाता है, पर कई ऐसे ट्यूमर होते हैं जिसमें, क्योंकि ये पिट्यूटरी एक ऐसी जगह है हमारे शरीर में जिसके आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, और कभी-कभी ये जो हमारे ट्यूमर होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं जिनको एक बार में निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ज़्यादातर सर्जरी नाक से की जाती है जिससे कि और कोई और शरीर में विकार ना आए या सर में विकार ना आए। जब नाक से हम करते हैं तो जो नीचे का जो ट्यूमर होता है वो तो हम आराम से निकाल पाते हैं, और जो काफ़ी जो ट्यूमर है वो ऊपर बच जाता है, और उसके लिए हमें रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है। रेडिएशन थेरेपी क्या है? रेडिएशन थेरेपी बेसिकली हाई एनर्जी एक बीम है जो सिर्फ ट्यूमर की तरफ टारगेटेड होती है, और इसके लिए काफ़ी बड़े सेंटर्स में ही ये थेरेपी उपलब्ध है। पहले तो ये ऐसा नहीं है कि ये रेडिएशन थेरेपी सिर्फ पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए दी जाती है। शरीर में ऐसे बहुत तरह के ट्यूमर या कैंसर्स हैं जिसके लिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, चाहे वो महिला के ब्रेस्ट ट्यूमर हो, चाहे यूट्राइन ट्यूमर हो, या और अलग तरह के ट्यूमर्स हैं। पर पिट्यूटरी ट्यूमर की जो रेडिएशन थेरेपी है बहुत ही टारगेटेड और स्पेसिफिक है, क्योंकि जैसे हम सब ने पिछले 40 मिनट में ये जाना कि पिट्यूटरी बहुत छोटी ग्लैंड होती है, इसलिए हम रेडिएशन बहुत ही टारगेटेड एक पॉइंट पे देना पड़ता है, जिससे कि आसपास के जो नॉर्मल जो ब्रेन के जो सेल्स हैं या कोशिका हैं वो डैमेज ना हो। तो 2 तरह की रेडिएशन थेरेपी होती है, जिसको एक बोलते हैं हम कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी, जिसके अंदर हमारी भाषा में 50 ग्रे एक एनर्जी होती है, ये दी जाती है। इसमें मरीज को हर हफ्ते बुलाया जाता है और 6 से 8 हफ्ते के दौरान ये पूरी थेरेपी दी जाती है। दूसरी एक थेरेपी होती है जिसको हमारी भाषा में गामा नाइफ बोलते हैं। ये सुनने में लगेगा कि ये चाकू या सर्जरी है, पर ये सर्जरी नहीं होती। ये स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है, जिसके अंदर बहुत ही लोकलाइज करके, बहुत ही छोटे से बिंदु बना के वहाँ पे इस रेडिएशन को डाला जाता है, जिससे कि हमारे ये ट्यूमर सेल्स हैं वो हम खत्म कर सकें। फिर जब हम रेडिएशन दे देते हैं उसके बाद इन मरीजों को हम नियमित तौर पे ओपीडी में बुलाते हैं और इनके हार्मोन्स की जांच करते हैं। और जैसे हर्षा का दूसरा सवाल था कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो फायदा तो यह है कि जो ट्यूमर हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, या सर्जरी से पूरी तरह से निकाले नहीं गए हैं, या ऐसे ट्यूमर जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें हमें रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। पर कुछ ऐसे भी समस्याएं हो जाती हैं रेडिएशन थेरेपी से,
जो कि जानना जरूरी है। पर ये सिर्फ 3 से 5% लोगों में ही होता है। पहला, ये कुछ मरीजों में आंख की जो कोशिका है या जो नस है वो पिट्यूटरी के बहुत पास होती है। जब रेडिएशन हम देते हैं तो कभी कभी उस रेडिएशन के फील्ड में वो देखने वाली जो नस है उस तक हमारा रेडिएशन पहुंच जाता है और आंख जाने का भी संभावना होती है। पर यह संभावना 1 से 2% या उससे कम है और उन्हीं में दिखी जाती है जिसमें जो हमारा ट्यूमर है वो काफी बड़ा होता है। इसके अलावा कभी कभी ट्यूमर ऊपर के अलावा साइड में भी हो जाता है जहाँ पे और तरह की कोशिकाएं या नसें होती हैं, और जब वो नसें डैमेज होती हैं तो और तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि मुंह टेढ़ा हो सकता है जो कि हमारे और जो नस के दबने से हो सकता है, और रेडिएशन की वजह से ये भी प्रॉब्लम होती है। कुछ मरीजों में हमने ये भी पाया है कि जिन्होंने पिछले सपोज 15 साल पहले रेडिएशन लिया और बाद में वो हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, बाद में ये देखा गया कि उन्हें थोड़ा सा मेमोरी में प्रॉब्लम हो गया, यानी वो भूलने लगे हैं, तो जिसको हमारी भाषा में कोग्निटिव डिस्फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है, पर ये आजकल जो रेडियोथेरेपी दी जाती है जिसे हम गामा नाइफ बोलते हैं उससे नहीं देखा गया है। मेनली ये कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी से देखा जाता है जहाँ पे बहुत बड़े फील्ड में हम रेडिएशन देते हैं। और बहुत अनकॉमनली 1 in 1 million यानी 10 लाख में किसी एक मरीज को सेकेंड मेलिग्नेंसी यानी एक और कैंसर भी हो सकता है, जो कि ब्रेन में रेडिएशन की वजह से कैंसर हो सकते हैं। पर इन सबसे कॉमन एक और चीज है, यूजली जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस एक्रोमेगली बोलते हैं, कोर्टिसोल के एक्सेस कशिंग्स बोलते हैं। तो जब इनके ट्यूमर को हम रेडिएशन देते हैं तो इसके आसपास के जो सेल्स होते हैं जो कि पिट्यूटरी में और सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने अगर कशिंग्स के लिए हमने अगर रेडिएशन दिया तो आसपास ग्रोथ हार्मोन के सेल भी होंगे जो नॉर्मल हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं या वो खत्म हो सकते हैं, जिससे कि मरीज को ग्रोथ हार्मोन की कमी हो सकती है। तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी, जो डॉक्टर शिवेंद्र ने बड़े अच्छे से समझाया था। तो करीब 10 से 20% लोगों में 3 साल के अंदर अदर हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकते हैं, और 80% लोगों में 10 साल में ये अदर हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकते हैं अगर हम रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं। तो रेडिएशन थेरेपी बेसिकली एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, और हमें बीच में चलना है। तो रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर को सही करने के लिए बिल्कुल सही इलाज है, पर हमें नियमित जांच करना बहुत जरूरी है, और इन पेशेंट्स को हमें हर 3 से 6 महीने में एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना है और हार्मोन की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू सर। ये श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन था रेडिएशन थेरेपी से रिलेटेड, जिनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि इसको कब करना चाहिए और इसमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि की गांठ के बारे में हमने सर्जरी और रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया, तो उसी तरह से हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर अरुण से कि इसमें क्या कोई दवाई का रोल है, जिसको हम बोलते हैं कि मेडिकल थेरेपी। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम पिट्यूटरी एडिनोमा में यूज़ कर सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। कई बार जैसे कि हमने पहले तो डिस्कस कर चुका है कि पिट्यूटरी के गांठ में जो है दवाइयों से बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है, जो है अगर प्रोलैक्टिनोमा अगर यदि हो तो। इसके अलावा भी कभी कभी हमें जो है मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत होती है, कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक जो हार्मोन की कमी हो गई है उनको रिप्लेस करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। रेयरली इन गांठों के लिए, गांठ को छोटा करने के लिए या इनके साइज को कम करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए भी दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। ये अक्सर बहुत रेयरली होता, बहुत कॉमनली नहीं होता यह चीज़। अक्सर जो है सर्जरी उसके बाद रेडियोथेरेपी से बहुत सारे लोगों का इलाज संभव होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हमें गांठ के लिए मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो भी हार्मोन की कमी सर्जरी के बाद या रेडिएशन के बाद होती है, उनको हमें देने की ज़रूरत पड़ती है पिट्यूटरी के इलाज के दौरान या उसके समय। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अरुण। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर पिट्यूटरी ग्रंथि की गांठ है तो उसके लिए सर्जरी, रेडिएशन और दवाइयाँ, मेडिकल थेरेपी जिसको बोलते हैं, गोली या इंजेक्शंस, इसका ऑप्शंस है। तो इसके लिए आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।
आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है भी या नहीं, और अगर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ मरीज हमारे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं कि इसकी जो यौवन अवस्था है वो टाइम से पहले आ गई या फिर एक टाइम तक नहीं आई। जैसे कि हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब अगर महिलाएं हैं तो उसमें 8 साल से पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, या मेल्स हैं तो उनमें 9 साल से पहले जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेस्टिस का बढ़ना, वो सब आ जाना। तो ये अपने एज ग्रुप से पहले आने वाली चीज़ को हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। और अगर महिलाओं में 13 वर्ष तक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, या फिर पुरुषों में 14 वर्ष तक टेस्टिस का साइज़ नहीं बढ़ता है, तो पेरेंट्स उसके लिए भी परेशान होते हैं। तो इसको हम डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं कि अपने टाइम में प्यूबर्टी नहीं आई। तो इसके लिए हम डॉक्टर शिवेंद्र से ये पूछना चाहेंगे कि सर, जो प्रिकॉसिटी की प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है, और आप श्रोताओं को क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे? या हर्षा, आपका ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिट्यूटरी क्योंकि सेक्स हार्मोन्स को पूरी तरह कंट्रोल करती है, तो इसमें ऐसे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिसमें या युवावस्था किशोरावस्था के जो साइंस हैं वो पहले आ सकते हैं, जिसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, या कभी कभी पिट्यूटरी ग्रंथि में डैमेज की वजह से अगर वो गोनाडोट्रोपिन सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसकी वजह से किशोरावस्था लेट भी आ सकती है। तो ऐसे दोनों ही केसेस में अच्छी बात यह है कि आज की डेट में इलाज संभव है। अगर समय पर पता लग जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पिट्यूटरी की वजह से अगर प्रिकॉशियस या डिलेड प्यूबर्टी होती है तो उसका पूरा पूरा इलाज आज की डेट में संभव है। जैसे कि अगर किसी को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, बिना किसी कारण भी हो सकती है। कभी कभी रेडिएशन अगर किसी ट्यूमर की वजह से दिया गया, उसकी वजह से भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है। तो हम उस टाइमिंग को रोक सकते हैं, जल्दी आने वाले प्यूबर्टल साइंस को रोका जा सकता है। जैसे कि अगर किसी फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, माहवारी स्टार्ट हो गई है, मेल्स में अगर उनके टेस्टिकल्स के साइज बढ़ने शुरू हो गए हैं, पेनिस के साइज बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो उसको रोका जा सकता है। अब इसके इंडिकेशंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि फीमेल्स में अगर वो बहुत एम्बैरेसिंग छोटी बच्ची है और अपने आप को संभाल नहीं सकती, माहवारी को वो मेंटेन नहीं कर सकती, भले ही वो 8-9 साल की हो, तो भी ऐसी सिचुएशन में हमें देना पड़ सकता है। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का अगर समय रहते इलाज नहीं किया, तो क्योंकि जैसे किशोरावस्था में तेजी से हाइट बढ़ती है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में भी तेजी से हाइट बढ़ेगी, फिर हमारी बोन्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और जो फाइनल हाइट है वो कम रह जाएगी। तो अगर हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ये लगता है कि बच्चे की हाइट अफेक्टेड हो सकती है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की वजह से, तो भी इनको सप्रेस किया जा सकता है। और इसके लिए इंजेक्शंस आते हैं जिनको महीने में या 3 महीने में एक बार लगवाया जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थेरेपी है, बस एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को उसको ठीक से देखने और फॉलो अप करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर अगर डिलेड प्यूबर्टी है, किशोरावस्था के साइंस देर से आ रहे हैं, लड़कियों में 13 साल तक कोई ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ, लड़कों में कोई भी किशोरावस्था के साइंस 14 साल तक नहीं आए, तो उन दोनों के लिए स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं जो हम दे सकते हैं। वो पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स भी हो सकते हैं जिनको गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, या स्पेसिफिक सिचुएशंस में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन किए जा सकते हैं, और महिलाओं में या बच्चियों में हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें फॉलो अप और स्पेशली लड़कियों में डोज को बहुत धीरे धीरे बढ़ाना और उसको एस्केलेट करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमेशा ये जो भी इलाज हैं वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के संपर्क में रहते हुए ही करने चाहिए और क्लोज फॉलो अप रखना चाहिए। थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि श्रोताओं को डरने की ज़रूरत नहीं। अगर उनके बच्चों को बहुत ही टाइम से पहले या फिर टाइम के बाद प्यूबर्टी आ रही है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस है। आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें। अगर ये कोई पिट्यूटरी की ग्रंथि के कारण, पिट्यूटरी की गांठ के कारण है, तो कुछ केसेस में वो देख के सर्जरी भी आवश्यकता हो सकती है।
या फिर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जो हम बात करते हैं टाइम से पहले प्यूबर्टी आ गई, उसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि सर ने काफ़ी अच्छे से बताया कि इंजेक्शंस हैं जिसको हम महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार देते हैं। तो 3 महीने में 1 बार आके चेकअप कराना है, क्योंकि अगर उनकी टाइम से पहले प्यूबर्टी है तो इसका इफ़ेक्ट उनके हाइट पे पड़ सकता है, उनकी हाइट छोटी रह सकती है। सो आप अपने नियर बाय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्यूबर्टी या यौवन अवस्था टाइम से पहले या टाइम से बाद आती है तो आज का लास्ट सवाल मेरा डॉक्टर मिताली से है कि पिट्यूटरी ग्रंथि का, जैसे हम बोलते हैं कि उसका इमरजेंसी पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी करके, कि जैसे कुछ मरीज आते हैं हमारे पास कि हमें सर दर्द है, हमें देखने में दिक्कत है और एमआरआई कराया तो पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी है। किसी ने अचानक भी एमआरआई कराया, कुछ कंडीशंस में कोई तकलीफ भी नहीं है, फिर भी पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी है। तो इसके लिए आप क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहोगे हमारे श्रोताओं को, या इसका क्या ट्रीटमेंट है, आप इस पे प्रकाश डालें। बेसिकली पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी इज होता क्या है, पिट्यूटरी के ट्यूमर में कोई ब्लीड हो जाए, जैसे कि हम स्ट्रोक होता है कि जिसमें ब्रेन के कोई हिस्से में ब्लीडिंग हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी इतना वास्कुलर ग्लैंड है कि उसमें भी कभी ब्लीडिंग हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। ज्यादातर केसेस में कोई ट्यूमर होता है उसके अंदर ब्लीड होता है, बट वैसे भी हो सकता है। तो एकदम से ब्लीडिंग अंदर होने से क्या होता है, पिट्यूटरी क्योंकि वो बहुत ही छोटी मटर के साइज की जगह होती है, उसमें एकदम से प्रेशर बढ़ सकता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से मरीज को एकदम से बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है। आजू बाजू का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसमें प्रेशर आ सकता है, उसकी वजह से जैसे कि रोशनी का रास्ता पे अगर दबाव आ रहा है तो नजर कम हो सकती है, डबल दिख सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है। पेशेंट अगर बहुत बड़ा ब्लीड है तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, और बिकॉज ये चीज एकदम से ब्लीडिंग होता है तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स की कमी भी हो सकती है। बेसिकली ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है ज्यादातर केसेस में, और वो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके ही उसका इलाज होता है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा है, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी कर रहा है, विजन को अफेक्ट कर रहा है, ऐसे केसेस में उसको डीकम्प्रेशन करना जरूरी होता है, और उसके लिए इमरजेंसी न्यूरोसर्जरी करना हो सकता है। और उसके साथ हार्मोन्स की जो भी डेफिशिएंसीज होती है, जिसमें स्टेरॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी बहुत क्रिटिकल होती है, उसको रिप्लेस करना भी बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली सारे हार्मोन्स का चेकअप होता है, और उसमें स्टेरॉइड्स और थायराइड के हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में उसको रिप्लेस करना है। और अगर वो बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कर रहा है तो उसको न्यूरोसर्जरी करना हो सकता है। बट ऐसे केसेस जिसमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, बहुत ही छोटा ब्लीड है, तो वो जो ब्लीड है वो अपने आप भी रिजॉल्व हो सकता है। तो सारे सिचुएशन में सर्जरी का जरूरत ना भी हो, ऐसा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर मिताली। तो अगर किसी को एमआरआई में पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी, सीटी में पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी मिलता है तो आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। इसका टाइमली ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, और जैसा कि बताया कि हार्मोन की कमी है तो उसको टाइम से रिप्लेस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बेस्ट है, आप उनसे जाके मिलें अगर आपके पिट्यूटरी में अपोप्लेक्सी बताई गई है तो थैंक यू आशु सर, थैंक यू अरुण सर, शिवेंद्र सर एंड डॉक्टर मिताली। आपने बहुत ही अच्छे से हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन किया कि पिट्यूटरी की प्रॉब्लम्स होने पे क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और कैसे करना है। तो जस्ट लास्ट आप सब अगर ऑडियंस के लिए कुछ 1-2 लाइन में इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज टाइप बोलना चाहेंगे, आशु सर। या एंडोक्रिनोलॉजी हमेशा एक ऐसी सुपर स्पेशलिटी है जिसके लिए बहुत ही कॉमन है। मरीजों में बहुत तरह के विकार होते हैं पर वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट तक पहुंचते नहीं है। तो मेरा सबसे ये बस निवेदन है कि इसको समझें, जानें, इन बीमारियों को जानना। इसीलिए हमारी ये पहल है एंडोक्रिन सोसाइटी की कि हम एक सरल भाषा में आपको एंडोक्रिनोलॉजी रिलेटेड डिसऑर्डर को समझा पाएं, जिससे कि आप सही डॉक्टर तक पहुंच पाएं, सही जांच करा पाएं और सही इलाज करा पाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। शिवेंद्र सर।
He's not audible. Dr. Mitali. आई थिंक डॉक्टर आशु ने सही बताया, सही जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है। और आई थिंक वी हैव मिस्ड वन एस्पेक्ट दैट अगर आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि बहुत सारी पिट्यूटरी ट्यूमर्स आर रिलेटेड टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स, सो अगर वो भी अगर आपको एडवाइस करते हैं तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका फैमिली इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो कई सारी पिट्यूटरी ट्यूमर में जेनेटिक्स स्टडीज आर नीडेड। Okay. Thank you all panelists for joining. Thank you Endocrine Society, thank you Team USV कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हम लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाए कि पिट्यूटरी रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। मेरी व्यूअर्स से ये विनती है कि इनके कंटेंट्स को सुन के वो अपने ऊपर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि हर मरीज का ट्रीटमेंट अलग होता है, उसके बाकी सब पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। ये बस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, ये बस अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप ये जानें ये क्या होता है। अपने ट्रीटमेंट के लिए आप अपने नियर बाय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ही मिलें। नेक्स्ट वीक इसी सैटरडे इस टाइम 4:30 to 5:30 हमारा नेक्स्ट रहेगा मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू पिट्यूटरी, जिसमें आप जुड़ें और इसकी क्या क्या मतलब लोगों के मिथ्स होते हैं, इसको हम इसमें मीडियम से करेक्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Bye everyone. Yeah. Good night.